हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन है क्या। तो हम बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोटीन भी एक बायोमॉलिक्यूल है। अब ये बायोमॉलिक्यूल बनता कैसे है? तो जब लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो प्रोटीन कहलाता है। तो प्रोटीन क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंट टू वन अनदर विद पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अमाइनो एसिड आपस में जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। अब हम प्रोटीन को पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बन रहे हैं, इसलिए प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। तो अमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नंबर में 20 होते हैं। अब ये 20 अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं? तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखो, सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर अमाइनो एसिड के नाम लिखे हुए हैं। तो ये M है, HQ, मतलब ये किसी अमाइनो एसिड को डिनोट कर रहा है। अगर हम 3 लेटर में डिनोट करते हैं तो M मतलब होता है मीथियोनिन और इसको हम MET भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अमाइनो एसिड हिस्टीडीन की बात करें तो उसे हम कैपिटल लेटर H से डिनोट कर सकते हैं या फिर उसे हम HIS इस तरह भी लिख सकते हैं। अब उससे अंदर की तरफ आए तो ये बात पता चलती कि अमाइनो एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। जैसा आपको पता भी होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये एक mRNA बनाते हैं और फिर राइबोसोम में ट्रांसक्रिप्शन होता है और अमाइनो एसिड बनते हैं। अब एक बात मन में यहाँ पर आती है कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस हमारे पास सिर्फ 4 है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। लेकिन हमारे पास जो अमाइनो एसिड का नंबर है, जो हमें पता है कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं ह्यूमंस में। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेस 20 अमाइनो एसिड कैसे बनाते हैं? तो अगर हम इनका दो का कॉम्बिनेशन देखें, मतलब अगर हम एडेनिन और साइटोसिन को ले, इस तरह से दो कॉम्बिनेशन बनाए हर न्यूक्लियोटाइड बेसिस के साथ, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं? सिर्फ 16। अभी भी ये 4 शॉर्ट हैं अमाइनो एसिड के नंबर से। तो फिर क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ मिलकर 3 ट्रिपलेट कोडोन बनता है। न्यूक्लियोटाइड बेस एक साथ जुड़ते हैं और वो एक ट्रिपलेट कोडोन बनाते हैं जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पर अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनकर आ रहे हैं? 64। अगर हम 4 न्यूक्लियोटाइड बेस का 3 का कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारे पास 64 कोडोन्स का कॉम्बिनेशन आता है। अब 20 अमाइनो एसिड है और हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है? 64। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हर एक अमाइनो एसिड के लिए 3 कोडॉन्स के सेट होते हैं, मतलब 3 सेट के थ्रू एक अमाइनो एसिड कोड हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर देखो, अंदर की तरफ A लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ लाइन खींची हुई है जो कि G को डिनोट कर रही है। अब अगर A G के साथ जुड़कर और T के साथ जुड़ता है, यानी कि कोडॉन बनता है A, G और T, तो ये किसे डिनोट करता है? सीरीन को। अब अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो A, G और C के साथ जुड़ता है तो भी बनाता है सीरीन। तो सीरीन को कोड करने वाले कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास है? 2, AGT और AGC। तो इस तरह से 3 के जब ये न्यूक्लियोटाइड कोडॉन आपस में जुड़ते हैं तो वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर थ्रियोनिन के लिए हमें 4 कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, सीरीन के लिए 2 दिख रहे हैं और इसके अलावा हमें कहीं कहीं 3 भी कोडॉन दिख सकते हैं। तो अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेसिस से 3 के कोडॉन बनते हैं जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अमाइनो एसिड डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बात हुई कि अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या हो गए? जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्रोटीन होते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब ये जो पॉलीमर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीमर और दूसरे होते हैं हीट्रोपॉलीमर।
तो अगर हम बात करें होमोपॉलीमर में, तो होमोपॉलीमर में क्या होता है कि एक ही तरह की मोनोमर की यूनिट्स होती है, मतलब सेम यूनिट्स होती है, जिसका एग्जाम्पल हम स्टार्च में देखते हैं। तो स्टार्च में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज के मोनोमरिक यूनिट होती है और वो सभी सेम यूनिट होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक हीट्रोपॉलीमर है। हीट्रोपॉलीमर का क्या मतलब है कि इसमें जो भी मोनोमर की यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होती है। तो अलग अलग अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए प्रोटीन को हम हीट्रोपॉलीमर कहते हैं। तो सीरीन, आर्जिनिन, मीथियोनिन, इस तरह से अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और वो एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होते, वो हमेशा हीट्रोपॉलीमर होते हैं। अब अमाइनो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, जो कि बॉडी में नहीं बन सकते, इनको बॉडी खुद से नहीं बना सकती, ये हमारी डाइट में अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये डाइट में हमारी प्रेजेंट है तो ही ये एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर जाएंगे। वहीं दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, जो कि बॉडी में बन जाते हैं, हमें उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर पॉलीमर होते हैं दो तरह के, होमोपॉलीमर, इसमें कि हम स्टार्च की बात करते हैं जो एक ही तरह के मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमेशा हीट्रोपॉलीमर होता है, वो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। वहीं दूसरी तरफ अमाइनो एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और दूसरे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल बॉडी में नहीं बनते, वहीं नॉन एसेंशियल बॉडी में फॉर्म होते हैं। तो ये बात हो गई पॉलीमर की और अमाइनो एसिड की। अब हम बात करेंगे कि ये अमाइनो एसिड जो आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं वो किस तरह से जुड़ते हैं। तो अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये कैसे बनता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक अमाइनो एसिड है, मान लेते हैं, वो दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये जो दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं इसको हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। वहीं अगर तीन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो ट्राईपेप्टाइड कहलाते हैं। इसी तरह अगर चार अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो टेट्रापेप्टाइड कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें इसी तरह अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएं तो 4 से लेके 25 तक यानी 4 to 25 अमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे पेप्टाइड को हम ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं। तो जब एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ जाता है तो वो पेप्टाइड बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमने यहाँ पर जब एक था तो इसको लिखा अमाइनो एसिड, लेकिन जब ये दो आपस में जुड़ गए तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वर्ड पेप्टाइड। तो ये हो गया डाईपेप्टाइड क्योंकि इसमें 2 अमाइनो एसिड है। ट्राईपेप्टाइड 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है टेट्रापेप्टाइड। इसी तरह अगर हम बहुत सारे अमाइनो एसिड यानी कि ओलिगोपेप्टाइड से भी ऊपर की बात करें तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और यही होता है प्रोटीन। तो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब जब 25 से भी ज़्यादा यानी 50, 100 इस तरह से अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। अब लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या है पॉलीपेप्टाइड? लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये 2 लाइंस आपकी एनसीईआरटी बुक की है जिसमें कि बोला जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, वो प्रोटीन है या फिर प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और लीनियर चेन जो होती है अमाइनो एसिड की जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है उसे हम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, अमाइनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं पेप्टाइड और पेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। ये बात अभी हमने पीछे समझी। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो यहाँ पर कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। यहाँ पर मैंने नाम दिया है जो अमाइनो एसिड 1 और अमाइनो एसिड 2 है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कोई भी अमाइनो एसिड, सीरीन, थ्रियोनिन, जिसको भी हमें जोड़ना है। तो क्या होता है जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है और कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का क्या मतलब है कि वाटर निकल जाता है। तो आप यहाँ देखो कि ये एक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है मैंने R1 दिखाया हुआ है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप R2 है।
अब ये 2 अमाइनो एसिड को आपस में जुड़ना है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपको बीच में दिख रहा है कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसमें एक तरफ आपको ये NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरे अमाइनो एसिड का इधर की तरफ आपको अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप और अल्फा कार्बन से राइट साइड आपको कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस तरफ से मतलब कि जो पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका OH और अमाइनो ग्रुप का H आपस में कंबाइन कर वाटर निकालते हैं और बीच में ये जो बनता है C और N के बीच में ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इधर वाले यानी कि फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का C जुड़ जाएगा दूसरे वाले अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ यानी कि N के साथ, और बीच में ये जो C और N के बीच में बनता है ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और ये रिएक्शन कैसी कहलाती है, कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वाटर बाहर निकलता है। तो जो हम 2 अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं उसमें ये वाला जो टर्मिनस होता है जो फ्री आपको दिख रहा है फर्स्ट अमाइनो एसिड का, ये कहलाता है N टर्मिनस, और दूसरे अमाइनो एसिड का जब जुड़ने के बाद ये पेप्टाइड बनता है तो ये इस प्रोटीन का कहलाता है C टर्मिनस। N टर्मिनस क्यों है, जैसे आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ अमाइनो ग्रुप का N है और इधर कार्बोक्सिल ग्रुप का C है। तो जो 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और एक पेप्टाइड फॉर्म होता है उसमें जो अमीनो ग्रुप होता है फ्री एंड पर वो N टर्मिनस कहलाता है और दूसरे एंड पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है वो उसका C टर्मिनस कहलाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कैसे N टर्मिनस और C टर्मिनस हम देखते हैं। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है जो कि 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और जो अल्फा कार्बन होती है 1 अमाइनो एसिड की वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होती है दूसरे अमाइनो एसिड की और इनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये था पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पर हमने समझा कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, 2 अमाइनो एसिड के बीच में जिसमें कि एक अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन का अमीनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन का कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में अटैच होते हैं और यहाँ पर ये एक पेप्टाइड बनाते हैं जिसमें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये प्रोटीन क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो अगर हम फंक्शंस में देखें तो प्रोटीन हमारी बॉडी में हर जगह है। अगर हम बात करें अपनी मेम्ब्रेन्स की तो वहाँ भी आप प्रोटीन देखते हो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जब हमने मेम्ब्रेन डिस्कस की थी। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं और भी एंटीबॉडीज़ हैं। हमारी बॉडी के जितने भी रिपेयर के फंक्शन होते हैं वो सभी प्रोटीन से होते हैं। तो अगर प्रोटीन को देखें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सभी प्रोटीन ही होते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में एक वास्ट फंक्शन की तरह रोल प्ले करते हैं। अब अगर बुक में देखें तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शन की बात की गई है। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम NCERT की बुक में देखें तो टेबल दी हुई है जिसमें लिखा है सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले इस टेबल में बात है कोलेजन की। तो कोलेजन क्या होता है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। तो ये बीच बीच में सेल्स के हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट बात आती है ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो देखते हैं कि प्रोटीन जितने भी ब्रेक होते हैं वो इसी ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से होते हैं। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम की फॉर्म में प्रोटीन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है। उसके बाद बात आती है इंसुलिन की। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन जब हम देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो ये हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये एक हार्मोन है। बात आती है एंटीबॉडीज़ की। तो जितनी भी एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में बनती है जो कि इन्फेक्शन से हमें लड़ने में मदद करती हैं वो सभी प्रोटीन होती है। तो एंटीबॉडी बहुत ही स्पेसिफिक होती है। इसी तरह रिसेप्टर्स भी होते हैं। जो जितने भी रिसेप्टर होते हैं
बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो जैसे हम बात करें हार्मोन्स वगैरह की भी, तो स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक जगह जाकर ही जुड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई हार्मोन बन रहा है कहीं के लिए और वो कहीं पर जाकर वर्क कर दे। क्यों इतने स्पेसिफिक होते हैं? क्योंकि उन पर रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि उनकी स्पेसिफिसिटी को डिसाइड करते हैं। तो कोई भी हार्मोन जहाँ जाता है वो उसी टारगेट पर बाइंड होता है जो उसके लिए बना होता है। तो इस तरह से बहुत ही स्पेसिफिकली ये रिसेप्टर डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट बात आती है GLUT4 की। तो GLUT4 क्या है? ये एक ट्रांसपोर्टर है जिसमें GLU जो 3 वर्ड्स हैं, ये ग्लूकोज, और T से ट्रांसपोर्टर और 4 इसका नंबर है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने वाला ये एक ट्रांसपोर्टर है जो कि हमारी सेल्स में होता है, जिससे कि ग्लूकोज को अंदर आने और बाहर जाने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोटीन दिए हुए हैं जिसमें आपको फंक्शंस याद होने चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोलेजन क्या है। तो अगर हम अब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात करें तो उसमें आता है कोलेजन। अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अगर पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन सा है तो वो कोलेजन है। लेकिन अगर हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लांट और एनिमल देखें तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है अर्थ पर वो र्यूबिस्को है। तो ये दोनों चीज़ें, ये दो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, जिसमें कोलेजन एक मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है अर्थ पर, और अगर हम प्लांट और एनिमल को छोड़ दें, सिर्फ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात करें तो र्यूबिस्को एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। इसके अलावा ये जितने भी प्रोटीन के फॉर्म में आपको एंटीबॉडी, रिसेप्टर और हार्मोन्स और ट्रांसपोर्टर की बात की गई है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये था प्रोटीन्स का ओवरव्यू, वो कैसे बनते हैं और किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है और प्रोटीन्स के क्या फंक्शन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।